हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज 21 से 23 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं 21 और 23 जनवरी का करंट अफेयर देखिए। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का नेतृत्व मतलब मुख्य यजमान कौन थे या नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्य यजमान थे, है ना, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में। ये मूर्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मूर्ति की ऊंचाई जो है 51 इंच है और वजन 200 kg है। फ्रेंड्स, हम लोग राम मंदिर से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, सारा को देखें। देखें, यह प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी 2024 को हुआ। फ्रेंड्स, मंदिर जो है पूर्ण रूप से नहीं कंप्लीट हुआ है। मंदिर को बनने में लगभग इस साल का पूरा समय लगेगा, दिसंबर 2024 में कंप्लीट होगा। मंदिर का जो शिखर है वो आर्टिफिशियल बनाया गया है ना, वो कंप्लीट नहीं था, है ना। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसे टेम्पोररी रूप से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित राम लल्ला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मूर्ति किसने बनाई है? तो फिर वो अरुण योगीराज, वो मैसूर के हैं, उन्होंने राम लल्ला की मूर्ति बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसके शॉर्ट्स वीडियो भी इसका डाले हुए हैं, आप जरूर देख लेंगे वो। ठीक है। ये अरुण योगीराज जो है केदारनाथ में जो आदि अंक शंकराचार्य की प्रतिमा जो है वो 12 फीट की उन्होंने ही बनाई है। किसने? तो अरुण योगीराज ने। और अरुण योगीराज ही इंडिया गेट के पास जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति निर्मित स्थापित हुई है, वो मूर्ति भी अरुण योगीराज ही तैयार किए हुए हैं। फिर राम लल्ला की मूर्ति किसने बनाई है? तो अरुण योगीराज ने बनाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित श्री राम लल्ला की मूर्ति का निर्माण कितनी वर्ष पुरानी चट्टान से किया गया है? तो अयोध्या राम लल्ला की मूर्ति जो अरुण योगीराज ने तैयार किया है, वह मूर्ति जो है वो 3 अरब साल पुराने चट्टान से निर्मित है वह मूर्ति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का नाम बताएं। फ्रेंड्स, ये राम मंदिर के वास्तुकार है ना, तो राम मंदिर के वास्तुकार मतलब डिजाइन किसने तैयार किया है? तो फिर वो चंद्रकांत सिंह सोमपुरा और उसके पुत्र आशीष सोमपुरा ने अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किया है। कौन? तो चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अरुण योगीराज तो मूर्ति का निर्माण किए हैं, और चंद्रकांत सोमपुरा और उसके पुत्र आशीष सोमपुरा जो है वो मूर्तिकार, सॉरी वास्तुकार, वो जो है मंदिर का डिजाइन उन्होंने तैयार किया है। और चंद्रकांत सोमपुरा के पिता जो है वो, है ना, सोमनाथ मंदिर का भी केवल वास्तुकार रह चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली से है? मतलब मंदिर निर्माण की जो स्टाइल है वो किस शैली का है? जैसे हम लोग नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली जानते हैं, है ना। देखिए, भारत का मैप हो गया, ठीक है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलता है, उत्तर भारत में नागर शैली चलता है, और मध्य भारत में द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिला जुला रूप बेसर शैली चलता है। तो अयोध्या राम मंदिर का जो मंदिर जो है किस शैली का है? तो मंदिर जो है वो नागर शैली से निर्मित है, और मंदिर जो है वो राजस्थान के सैंड पीक स्टोन से बनाया गया है। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर के, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और महासचिव कौन है? तो फिर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है वो महंत नित्य गोपाल दास जो है वो अध्यक्ष है, और महासचिव जो है वो चंपत राय जो है वो महासचिव है अयोध्या राम मंदिर के। ठीक है। अगला ट्रस्ट के, है ना। अगला क्वेश्चन फिर, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो लॉर्सन एंड टूब्रो LLT, है ना, LLT को सौंपा गया था अयोध्या राम मंदिर का निर्माण। और इसका मैनेजमेंट का काम जो है वो टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मैनेजमेंट का काम देख रहे थे। और ये मंदिर परिसर जो टोटल 70 एकड़ में फैला हुआ है, और जिसमें मंदिर है वो लगभग 2.7 एकड़ में मंदिर फैला हुआ है। और इस मंदिर के निर्माण की लागत जो है वो 1800 करोड़ के आसपास है, इस मंदिर निर्माण की लागत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन जो 2023 में हुआ वो प्रधानमंत्री जी किए हैं, और यह 19 जनवरी को चेन्नई में किए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, चेन्नई के। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो, इसका शुभंकर है मीरा मंगाई। मंगाई जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण 2023 का शुभंकर है, और इसका मेजबानी जो है इस बार तमिलनाडु कर रहा है। और दक्षिण भारत में मतलब पहली बार यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो दक्षिण भारत में आयोजित होने जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग इसी में क्या करते हैं ना, 24 जनवरी का भी करंट अफेयर देखिए। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति ने 2024 में भारत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है मरणोपरांत? तो फिर देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को राष्ट्रपति ने 2024 के लिए भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने की बात की गई है। मरणोपरांत किन्हें? तो कर्पूरी ठाकुर जी को। फ्रेंड्स, इस बार जो टोटल 5 लोगों को क्या किया गया ना, भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन में ना वो 5 लोगों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो 5 लोगों का जो हम लोग शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, जैसे जैसे देख लीजिए, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, PV नरसिम्हा राव, है ना। इस तरह 5 लोग हैं जिसे क्या है ना भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जो है वो 2 बार बिहार के CM रहे हैं। एक बार कब? तो 1970-71 में, और दूसरी बार 1977 से 89 के बीच वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कब? तो 1967 से 1968 के बीच।
ठीक है। कर्पूरी जनवरी को ही क्या था ना, उसका 100वीं जयंती मनाया गया था। ठीक है, और इसका जन्म और उसी दिन इसको जो है वो है ना भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा भी हुई थी। और कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो है वो बिहार के समस्तीपुर में है ना पितोरिया गांव में हुआ था। अब उस गांव को जो है वो कर्पूरी ग्राम के भी नाम से जाना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर जी का निधन जो है वो 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हुआ। अब कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे है ना, उन्होंने सबसे पहले पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया और 10 तक की पढ़ाई जो है मुफ्त करने की बात कही। और बिहार में उर्दू को दूसरे राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में इन्हीं का हाथ है। जो आज हम लोग देखते हैं हिंदी जो है बिहार की राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा हम लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो फिर इसी इन्हीं का ही देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिसका जन्म जो है वो 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। ठीक है, 1920 ईस्वी में सिविल सर्विस परीक्षा पास किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 21 अक्टूबर 1993 में आजाद हिंद फौज का गठन किया था उन्होंने। ठीक है, 4 जुलाई 1994 को अपनी फौज के साथ बर्मा गए थे, जो प्रदेश में म्यांमार है, और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 18 अगस्त 1945 ईस्वी को है ना ताइवान से विमान उड़ा। ठीक है, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन उसका बॉडी नहीं मिला ना, तो और वो विमान का मलबा भी नहीं मिला। देखिए, जांच के लिए 3 आयोग गठित किया गया था कि आखिर ताइवान से जो विमान उड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त थी तो कहाँ हुई। जांच के लिए 3 आयोग का गठन किया गया, जिसमें 2 आयोग ने कहा कि दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन उसमें से एक जो आयोग था, जिसे मुखर्जी आयोग था, मुखर्जी आयोग ने कहा कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस जो जीवित हैं। और कभी कभी आप न्यूज में सुने होंगे, कहीं भी पढ़े भी होंगे कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे है ना। 1966 में जो ताशकंद समझौता के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए थे, वहां उन्हें देखा गया। बहुत ऐसा बात आप सुनने को मिला होगा। फिर सुभाष चंद्र बोस जी को भी भारत रत्न देने की बात की गई थी मरणोपरांत। लेकिन उसके परिजन जनों जो है उनसे इनकार कर दिया कि यह बात तो जग जाहिर नहीं है ना कि वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं, मरणोपरांत है ना, तो इस वजह से ना उन्हें नहीं दिया गया है तक। ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं फ्रेंड, आपको ध्यान रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे 23 जनवरी को क्या पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 1920 ईस्वी में उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। और 21 अक्टूबर 1993 में आजाद हिंद फौज का गठन किया था, 1943 ईस्वी को। और 4 जनवरी 1944 को अपनी फौज के साथ वो वर्मा पहुंचे थे, और जहाँ पे उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। ठीक है, और 18 फरवरी 1945 को ताइवान से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की उसमें मृत्यु हुई। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए जो है वो 60वें पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को चुना गया। 127वीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए 60वें पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को जो है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से चुना गया। फ्रेंड्स, ये क्या है ना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये जो है वो हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान संस्था है। आपदा के समय जब क्या होता है ना, कहीं भी आपदा हुई है, उसके समय इंस्टेंट अपना पूरा साजो सामान जाके वहाँ पे टेम्पोरी एक अस्पताल का उद्घाटन कर देती है। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आया, नेपाल में बाढ़ आया, है ना, ये सब जगह पे उन्होंने काफी है ना राहत बचाव कार्य किए हैं। इसी तरह हाल में नेशनल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे तुर्की में जो भूकंप आया, तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता वाली भूकंप, यहाँ भी उन्होंने काफी सक्रियता दिखाई। तो फिर इसी को इस काम के लिए है ना सराहना देते हुए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से इसे सम्मानित किया गया है। किसे? तो 60वें पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, और यह गृह मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किस डिजिटल वॉलेट व पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू पे साइन किया है? फिर वो गूगल पे ने डिजिटल वॉलेट व पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर के यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू पे साइन किया है, तो गूगल पे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मतलब 206 फीट का मूर्ति का नाम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। यह मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? यह मूर्ति का नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। जो विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई वो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है। देखिए, मूर्ति का मुख्य हाइट जो है वो 125 फीट है। ठीक है, जमीन से जो चबूतरा बना होता है ना, उसका हाइट मिला के 206 फीट का हो जाता है यह प्रतिमा। ठीक है, ध्यान रखें ऊंचाई। अमेरिका में देखिए, इससे पहले जो है अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 2023 में स्थापित की गई वो अम्बेडकर जी की मूर्ति है, वो भारत से बाहर सबसे ऊंची मूर्ति है अम्बेडकर जी की, है ना। कहाँ पे? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि अमेरिका में है, अम्बेडकर जी की मूर्ति। ठीक है, हाल ही में फिर काफी अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई है फ्रेंड्स, है ना। आप देख लेंगे कहाँ कहाँ है, हमने शॉर्ट्स वीडियो में इसमें डाल चुका है। देखिए, ग्लोबल फायर पावर GEGFP में सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 के अनुसार किस देश की मिलिट्री फोर्स सबसे पावरफुल है?
तो ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार अमेरिका की सैन्य पावर जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद रूस का स्थान आता है, उसके बाद चीन का स्थान आता है, उसके बाद अपना प्यारा भारत भारत का स्थान आता है, उसके बाद कोरिया का स्थान आता है सैन्य पावर के मामले में। इसमें रैंकिंग जो दी गई है स्कोर भी है, तो हम लोग भारत का स्कोर देख लेते हैं। 0.1023 स्कोर के साथ भारत जो है वो सैन्य पावर के मामले में चौथे स्थान पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। सबसे कम पावरफुल देश में देखिए तो भूटान है ना, मालदोवा, सूरीनाम है ना, बेनिन, ये सब स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष 2023 में गिरावट हुई। ये डाटा जो है चीन की सरकार के द्वारा जारी किया गया। देखिए, चाइना की आबादी जो लगातार गिर रही है, क्या हुआ था ना, 1980 में जो चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी चला रहा है, ठीक है, जिस वजह से उसकी जनसंख्या में जो है लगातार गिरावट देखी जा रही है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड, राष्ट्र बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को राष्ट्र बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम है ना, 2024 का थीम है शुभकामनाएं और संदेश, विशेष एंड मैसेज जो है वो राष्ट्र बालिका दिवस 2024 का थीम है, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड, राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, राष्ट्र मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्र मतदाता दिवस मनाया जाता है, और यह 2011 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्र मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा जान लेंगे, तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है 3 संसदीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जैसे राजीव कुमार है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल जो है वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग 21, 22, 23, 24 3 दिन का करंट अफेयर्स पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग फ्रेंड 25, 26, 27 पे करेंगे, और रेगुलर रूप से फिर हम लोग करंट डेट तक आने का प्रयास करेंगे। ठीक फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो फिर आप लोग रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।